आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो जाहिर सी बात है कि जैसा नाम से पता चल रहा है कि सार्वत्रिक नियम है, यूनिवर्सल लॉ है, इसका मतलब पूरे यूनिवर्स में ये लॉ लागू होगा। हर जगह हम पूरे ब्रह्मांड में इस नियम को लागू कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक दंत कथा में लिखा है, दंत कथा का मतलब पुराने समय में जो कहावत कही जाती थी उसके आधार पर, लीजेंड्स हैज इट दैट ऑब्जर्विंग। तो लीजेंड्स का मतलब दंत कथा यानी पुराने जमाने में जो कहावत कही जाती थी। तो कह रहा है कि एक दंत कथा में लिखा है, पेड़ से गिरते हुए सेब का परीक्षण करते हुए न्यूटन को गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम तक पहुंचने की प्रेरणा मिली, जिससे केपलर के नियमों तथा पार्थिव गुरुत्वाकर्षण के स्पष्टीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ। तो आपने सुना होगा कि न्यूटन एक पेड़ के नीचे खटिया डाले पड़े हुए थे, सो रहे थे, और उनके सर पे एक सेब गिरा था। वहीं से वो चौंके और उन्होंने सोचा कि आखिर ये सेब मेरे ऊपर क्यों गिरा, ये ऊपर की ओर क्यों नहीं गया। वहीं से ये पता चला कि पृथ्वी हर एक चीज को अपनी ओर खींचती है। वहीं से सारे नियम, केपलर के नियम और ये पार्थिव गुरुत्वाकर्षण का नियम, यहीं से इन सब चीज़ों के बारे में न्यूटन के दिमाग में विचार आया। तो न्यूटन ने अपने विवेक के आधार पर यह स्पष्ट अनुभव किया कि आरएम त्रिज्या की कक्षा में परिक्रमा करने वाले चंद्रमा पर पृथ्वी के गुरुत्व के कारण एक अभिकेंद्र त्वरण आरोपित होता है, जिसका परिमाण का ये फार्मूला दिया गया है। तो आरएम का मतलब मून की त्रिज्या, यानी जो पृथ्वी के चारों ओर मून चक्कर लगा रहा है इसकी त्रिज्या। तो उसके लिए जो अभिकेंद्र त्वरण यानी सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन है उसका ये फार्मूला दिया गया है। वैसे भी हमको पहले से पता है a=v²/r होता है, और अगर f की बात करें इसको हम ऐसे निकाल सकते हैं, f=ma होता है और यही mv²/r होता है। m से m कट जाएगा तो a=v²/r आ जाएगा। वही चीज़ लिखी गई है, मून के लिए m लगा दिया गया है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर v=r ओमेगा होता है और ओमेगा बराबर 2π, ओमेगा बराबर 2πr n होता है। तो n को अगर फ्रीक्वेंसी को उल्टा करेंगे तो आवर्तकाल का उल्टा होता है। तो इस प्रकार अगर हम लोग लिख दें, और v का स्क्वायर है तो इस पूरे का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 4π, 2πn होता है, ओमेगा बराबर 2πn होता है। इसको हटा दें तो n की जगह हमने 1/t रख दिया, n=1/t होता है। तो ये इसको ले लेंगे तो 4πr², 4π²r²/t² हो जाएगा। अब यहाँ पर भी rm है, यहाँ पर rm है, तो ये इधर आ जाएगा। कुल मिला के यहाँ पर देखिए ये 4π²r² हो जाएगा अपान t² हो जाएगा। इस तरह लिखेंगे तो ये चीज़ निकल के आएगी। तो इसको जब सॉल्व करेंगे ओमेगा बराबर 2π/t रख करके, तो ये चीज़ निकल के आ जाएगी। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि यहाँ v चंद्रमा की चाल है जो आवर्तकाल t से इस प्रकार संबंधित है। तो v=2πrm/t। यहाँ पर जो v है ये चंद्रमा की चाल है, यानी चंद्रमा जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो अगर हम v निकालें तो v की वैल्यू निकालें तो स्क्वायर है तो पूरा ये स्क्वायर हटेगा तो ये हो जाएगा 4π
RM/t हो जाएगा, क्योंकि ये इधर जाएगा तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा, तो सारा स्क्वायर है तो इसको हटाएंगे तो v = 2 RM/t हो जाएगा। अब कह रहा है कि आवर्तकाल t का मान लगभग 27.3 है तथा उस समय तक Rm का मान लगभग 3.84 × 10⁸ मीटर ज्ञात हो चुका था। तो पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी ज्ञात थी और यही दूरी त्रिज्या होगी, क्योंकि यही वृत्ताकार या दीर्घ वृत्ताकार पथ की त्रिज्या है। लगभग, देखिए लगभग लिखा हुआ। इसकी वैल्यू जब रखेंगे r के पास और तो यहाँ पर आवर्तकाल आ जाएगा 27.3 दिन, यानी 27.3 दिन में चंद्रमा पृथ्वी के एक चक्कर लगाता है। यदि हम इन संख्याओं को समीकरण 7.3 में प्रतिस्थापित करें तो हमें AM का जो मान प्राप्त होता है वो पृथ्वी के गुरुत्व बल के कारण उत्पन्न पृथ्वी के पृष्ठ पर गुरुत्वीय त्वरण G के मान से काफ़ी कम होता है। अगर इन सारी वैल्यू को इस फार्मूले में रख दें तो जो ये अभिकेंद्र त्वरण का वैल्यू निकल के आएगी, ये पृथ्वी के गुरुत्व बल के कारण उत्पन्न गुरुत्वीय त्वरण यानी G की वैल्यू से काफ़ी कम होता है। यह स्पष्ट रूप से इस तथ्य को दर्शाता है कि पृथ्वी के गुरुत्व बल का मान दूरी के साथ घट जाता है। तो पृथ्वी का जो गुरुत्व बल है वो दूरी के साथ घट जाता है। चूँकि चंद्रमा पृथ्वी से बहुत दूर है, इसलिए पृथ्वी का चंद्रमा पर जो गुरुत्व बल है वो घट गया है। यदि हम यह मान लें कि पृथ्वी के कारण गुरुत्वाकर्षण का मान पृथ्वी के केंद्र से दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो हमें AM डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू RM⁻², या इसको इस तरह लिख सकते हैं AM समानुपाती 1/RM² और G स्मॉल g समानुपाती होगा 1/RE²। ये निगेटिव में है -2, या 1/ लिख सकते हैं, जहाँ पर RE हमारा पृथ्वी की त्रिज्या है और RM हमारा चंद्रमा की त्रिज्या है। तो कुल मिलाकर के जो अभिकेंद्र त्वरण है वो त्रिज्या के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, ऐसा हमें पता चला, जिससे हमें निम्नलिखित संबंध प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से अगर हम करेंगे तो G/AM बराबर RM²/RE²। तो कुल मिला करके G और गुरुत्वीय त्वरण जो चंद्रमा का है उसकी अगर बात करें तो अगर हम पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण बटे चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण या अभिकेंद्र त्वरण बराबर RM²/RE² हो जाएगा। चूँकि निगेटिव में था इसलिए उल्टा हो गया, चंद्रमा वाला ऊपर चला गया M वाला और पृथ्वी वाला नीचे आ गया, व्युत्क्रमानुपाती था इसलिए उल्टा हो गया। अब यहाँ पर पृथ्वी की त्रिज्या, चंद्रमा की त्रिज्या और यहाँ पर पृथ्वी की त्रिज्या अगर हम रख दें और इसको सॉल्व करें तो G/AM की वैल्यू आ जाएगी 3600। अब जब यहाँ पर 3600 लग देंगे तो कह रहा है जो G बराबर 9.8 मीटर/सेकंड² तथा समीकरण 7.3 से AM के मान के साथ मेल खाता है। तो ये जो वैल्यू आ गई, तो अगर हम G की वैल्यू 9.8 के लगभग माने और समीकरण 7.3 में वैल्यू रख के AM की वैल्यू निकालें तो AM की वैल्यू जो निकल के आती है वो यहाँ पर जो वैल्यू ये निकाली गई हैं इनसे तुलना करते हैं तो कह रहा है कि मेल खा रहा है, AM के मान के साथ मेल खाता है। यानी सारे अदल बदल करके फैक्टर हमने वैल्यू रखी तो लगभग वही परिणाम प्राप्त होते हैं जो पहले प्राप्त हुए। तो इस प्रेक्षण ने न्यूटन को नीचे दिए गए गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम को प्रतिपादित करने में मार्गदर्शन किया। तो ऊपर जो वैल्यू रखी गई है उसमें RM की वैल्यू रख दें, RE की और AM की अगर रख दें तो G की वैल्यू आ जाती है। तो अदल बदल के जब हम सारे मान रखते हैं तो लगभग सेम चीज़ें निकल के आती हैं, AM के मान के साथ मेल खाता है जो G बराबर लगभग बराबर 9.8 मीटर/सेकंड²
रखेंगे तो 7.3 से जो AM का मान निकला है, यहाँ पर जो AM का मान निकल रहा है, सेम लगभग मेल खा रहे हैं। इस विश्व में प्रत्येक पिंड हर दूसरे पिंड को एक बल द्वारा आकर्षित करता है, जिसका परिमाण दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम है। यही गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम है। यह उदाहरण तत्वतः न्यूटन के प्रसिद्ध शोध प्रबंध प्राकृतिक दर्शन के गणितीय सिद्धांत यानी मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल फिलॉसफी, जिसे संक्षेप में प्रिंसिपिया कहते हैं, से प्राप्त होता है। तो एक शोध प्रबंध है यानी शोध पत्र कुछ लिखा होगा न्यूटन ने, जिसका नाम है प्राकृतिक दर्शन के गणितीय सिद्धांत। तो वहाँ से ये निकाल के लिखा गया। गणितीय रूप में न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम को इस प्रकार कहा जाता है। अगर हम मैथमेटिकल रूप में कहें तो गुरुत्वाकर्षण का जो न्यूटन का नियम है उसे इस प्रकार कहेंगे कि किसी बिंदु द्रव्यमान m2 पर किसी अन्य बिंदु द्रव्यमान m1 के कारण बल F का परिमाण मॉड ऑफ F इक्वल टू, परिमाण के लिए मॉड लिखते हैं, कैपिटल G इंटू M1 M2 अपान r² होता है। जहाँ पर ये जो कैपिटल G है यही सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, यूनिवर्सल ग्रेविटी कांस्टेंट। तो सदिश रूप में समीकरण 7.5 को इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। तो अगर सदिश की बात करें, पहले इसको बॉक्स में बंद कर लें। तो सदिश रूप में अगर व्यक्त करें तो F इक्वल टू G इंटू M1 इंटू M2 अपान r², और ब्रैकेट में लिख देंगे माइनस r कैप। अब ये माइनस इधर आ जाएगा तो माइनस G इंटू M1 M2 अपान r² इंटू r कैप। G पहले आ गया, निगेटिव पहले आ गया, तो ये हो गया माइनस G इंटू M1 इंटू M2 अपान मॉड ऑफ r³ हो जाएगा, और यहाँ पर r कैप लिख देंगे। जैसा हम यूनिट वेक्टर में पीछे जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर पढ़ रहे थे, स्थिर वैद्युतिकी, वहाँ भी ऐसे ही हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ा था। तो वैसे ही यहाँ पर निकल के आ गया। तो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक को ध्यान में रखते हुए ये हम लोग इस प्रकार से इसे वेक्टर रूप में लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, जो दो पिंड हैं ये एक दूसरे को आपस में खींच रहे हैं। तो अगर एक को हम पॉजिटिव माने तो दूसरे को निगेटिव मानेंगे, इसीलिए यहाँ पर r माइनस है, क्योंकि दोनों एक दूसरे को खींच रहे हैं। तो एक के फोर्स की दिशा इधर को होगी तो एक की इधर को होगी। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि जहाँ G गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, r कैप M1 से M2 तक एकांक सदिश यानी यूनिट वेक्टर है, तथा r बराबर r2 माइनस r1 है, जैसा कि चित्र 7.3 में दर्शाया गया है। तो यहाँ पर थोड़ा गौर से देखते हैं कि r बराबर r2 माइनस r1 है। तो ये सेंटर पॉइंट है, x y z एक्सिस बना दी गई है, और यहाँ पर मान लीजिए r1 है, ये r2 है, और ये वेक्टर r है। तो r1 और r2 का परिणामी जो है वो ये है, मान लीजिए r। तो r इक्वल टू r2 माइनस r1 है। यहाँ पर r इक्वल टू r2 माइनस r1, जैसा हम वेक्टर में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि चित्र 7.3 M2 के कारण M1 पर गुरुत्वीय बल r के अनुदिश है। M2 के कारण M1 पर गुरुत्वीय बल, ये M2 है, ये M1 है। तो M2 के कारण M1 पर गुरुत्वीय बल r के अनुदिश है, यानी जिधर ये r है इसी दिशा में है।
जहाँ R ब्रैकेट में R2 माइनस R1 है। यहाँ पे R जो है ये R2 माइनस R1 है। अब यहाँ पर देखिए R2 माइनस R1 क्यों लिखा गया, R1 माइनस R2 क्यों नहीं लिखा गया। खुले तौर पे दिख रहा है कि R2 ज़्यादा बड़ा है R1 से। अब अगर हम इसका परिणामी निकालें तो R2 में ही R1 घटाना पड़ेगा, और अगर वैसे देखें तो देखिए हम लोग देखेंगे कि इन दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो इसके बराबर होगा। जब भी हम कोई सदिश बनाते हैं तो एक सदिश ये है, एक सदिश ये है, इनका जोड़ के परिणामी ये होगा। ऐसे ही लिखते थे। तो इसका मतलब कि R1 प्लस R इक्वल टू R2 है। तो जाहिर सी बात है कि R2 ये परिणामी, तो अगर हम R लिखेंगे R बराबर तो इधर आ जाएगा तो R2 माइनस R1 हो जाएगा, इसीलिए R2 माइनस R1 लिखा गया। ये दोनों के जोड़ने से R2 प्राप्त हुआ है, ऐसा देखने से ही प्रतीत हो रहा है। अब देखिए आगे देखते हैं। कह रहा है गुरुत्वीय बल आकर्षण बल है, अर्थात M1 व M2 के कारण लगने वाला बल F माइनस R के अनुदिश है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए थोड़ा सा। कह रहा है कि गुरुत्वीय बल जो है होता है हमेशा आकर्षण। हमने पढ़ा कि जो गुरुत्वीय बल है वो हमेशा आकर्षण का होता है, दो पिंडों के बीच में प्रतिकर्षण नहीं होता है। अर्थात M2 पर M1 के कारण लगने वाला बल, अगर M2 पर M1 के कारण लगने वाला बल देखें तो M2 M1 को अपनी ओर खींचेगा। M2 पर M1 के कारण लगने वाला बल, तो देखिए यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि ये M2 M1 को खींचेगा तो फोर्स इधर को लगेगा, M2 को M1 खींचेगा तो फोर्स इधर लगेगा। तो यहाँ पर कह रहा है कि गुरुत्वीय बल आकर्षी बल है, दोनों एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं। अर्थात M2 पर M1 के कारण लगने वाला बल, M2 पर M1 के कारण लगने वाला बल, तो देखिए बल इधर को लग रहा है, M2 पर M1 के कारण लगने वाला बल। तो M2 को M1 खींच रहा है, तो M2 के कारण M1 पर लगने वाला बल इधर को है, और ये R इधर को है अपोजिट। इसलिए अगर हम बल को F मान लें तो ये वेक्टर को माइनस R मानना पड़ेगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के विपरीत। तो इसीलिए कह रहा है कि अगर बल को हम F माने तो फिर ये दिशा को हमें माइनस R मानना पड़ेगा, क्योंकि M2 M1 M2 को इधर को खींच रहा है, M2 इधर खींच रहा है M1 के कारण, यानी फोर्स इधर को है, बल इधर को लग रहा है, और ये वेक्टर सदिश इधर को है, दिशा जो बता रहा है। तो जाहिर सी बात है कि फोर्स के अपोजिट है। अगर हम फोर्स को F मानेंगे तो दिशा को माइनस R मानना पड़ेगा। सदिश का मतलब ही होता है दिशा सहित। हम दिशा का विशेष ध्यान देंगे। न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार, तो न्यूटन का गति का तीसरा नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है, एक्शन रिएक्शन। तो वही कह रहा है कि वास्तव में बिंदु द्रव्यमान M1 पर M2 के कारण बल माइनस F है, M1 पर M2 के कारण बल। तो M1 पर M2 के कारण बल, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, M1 पर M2 के कारण बल। तो अब M1 के कारण M2 पर, तो M1 इसको M2 खींचेगा M1 पर को। वास्तव में बिंदु द्रव्यमान M1 पर M2 के कारण बल, M1 पर M2 के कारण, तो M2 के कारण इधर को होगा, M1 पर M2 के कारण, तो M1 पर M2 के कारण, तो ये M2 इसको इधर खींचेगा। तो कह रहा है M2 के कारण बल माइनस F है। अब देखिए जो यहाँ पर ऊपर है इसके हिसाब से तो उल्टा हो रहा है, तो किसी एक दिशा को हम पॉजिटिव मान लेंगे, किसी एक दिशा को निगेटिव। तो वही कह रहा है
कि तीसरे नियम के अनुसार वास्तव में बिंदु द्रव्यमान m1 पर m2 के कारण बल -F है। m1 पर m2 के कारण, तो m2 के कारण तो ये इधर है, m2 खींचेगा तो इधर को तीर लगेगा, m1 खींचेगा तो इधर को लगेगा, तो यहाँ -F माना है m2 के कारण। इस प्रकार m1 व m2 के कारण लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल F12 एवं m2 पर m1 के कारण लगने वाले बल, m2 पर m1 के कारण, m2 पर m1 के कारण ये हो जाएगा, m2 पर m1 के कारण ये वाला, m1 खींच रहा है इसको, कुल मिला के दोनों एक दूसरे के उल्टा हो जाएंगे। तो अगर F12 है मतलब m1 पर m2 के कारण F12 है और m2 पर m1 के कारण F21 है, तो दोनों एक दूसरे के विपरीत होंगे। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम यही कहता है। तो अगर F12 को इसके बराबर लिखना है F21 के, तो माइनस का साइन लगाना पड़ेगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के विपरीत होंगे। इस बात को ध्यान देना। आप देखिए थोड़ा इंग्लिश वाली बुक देख लेते हैं। तो इंग्लिश वाली बुक में देखिए कह रहा है कि द ग्रेविटेशनल फोर्स इज अट्रैक्टिव, दैट इज द फोर्स F इज एलॉन्ग -R। यहाँ पर m1 m2 नहीं लिखा गया हिंदी अंग्रेजी वाली बुक में, हिंदी वाली में m1 m2 लिख दिया है, इसलिए थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है। तो ये गुरुत्वीय बल आकर्षण वाला बल है और आकर्षण के कारण लगने वाला बल F -R के अनुदिश है। इस तरह लिखता तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन ये m2 और m1 लिख दिया है तो थोड़ा यहाँ पर दिक्कत हो रही है। कुल मिला करके किसी एक दिशा को हम जिसे पॉजिटिव मानेंगे तो विपरीत वाले में -R लिखेगा, मोटी मोटी भाषा में ये कहने का मतलब है। और यहाँ पर देखा जाए तो m2 के कारण m1 पर लगने वाला बल कह रहा है, m2 के कारण m1 पर। तो अगर इधर को तीर लगेगा और हम इधर को R मानेंगे तो पॉजिटिव होगा, और अगर इधर को मानेंगे तो निगेटिव होगा। ये चीज़ समझना। कुल मिला के दोनों बल एक दूसरे के विपरीत हैं, अपोजिट लग रहे हैं, क्योंकि आकर्षण का है तो एक की दिशा इधर होगी तो एक की इधर होगी। तो ये -R निकल के आया, जैसा हमने यहाँ पर किया है। तो ये आ गया F12 = F21। अब देखिए कह रहा है कि समीकरण 7.5 का अनुप्रयोग अपने पास उपलब्ध पिंडों पर हम कर सकने से पूर्व हमें सावधान रहना होगा, क्योंकि यह नियम बिंदु द्रव्यमानों से संबंधित है, जबकि हमें विस्तारित पिंडों जिनका परिमित आमाप होता है पर विचार करना। तो ये जो 7.5 हमने अभी फार्मूला यहाँ निकाला, ये वाला, तो ये पॉइंट मास के लिए है, बिंदु द्रव्यमानों के लिए। तो वही कह रहा है कि हम बड़े द्रव्यमान लेकर के ऐसा सोचें कि ये फार्मूला सही सिद्ध होगा, तो ऐसा नहीं है। तो इसके लिए हमें सावधान रहना होगा। तो वही कह रहा है कि जबकि हमें विस्तारित पिंडों जिनका परिमित आमाप होता है पर विचार करना। यदि हमारे पास बिंदु द्रव्यमानों का कोई संचयन है तो उनमें से किसी एक पर बल अन्य बिंदु द्रव्यमानों के कारण गुरुत्वाकर्षण बलों के सदिश योग के बराबर होता है, जैसा कि चित्र 7.4 में दर्शाया गया। तो अगर पॉइंट मास हमारे पास उपलब्ध हो तो जैसा हमने यहाँ पर निकाला है वैसा परिणाम निकल करके आ जाएगा। अब आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर ये फिगर बनाया गया है, कह रहा है बिंदु द्रव्यमान m1 पर बिंदु द्रव्यमान m2, m3 और m4 के द्वारा आरोपित कुल गुरुत्वाकर्षण बल इन द्रव्यमानों द्वारा m1 पर लगाए गए व्यष्टिगत बलों के सदिश योग के बराबर है। इसको थोड़ा सा इंग्लिश में भी देख लेते हैं। यहाँ पर देखें, ग्रेविटेशनल फोर्स आर पॉइंट मास m1 इज द वेक्टर सम ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स exerted by m2, m3 and m4। तो कुल मिला के व्यष्टिगत का मतलब एक तरह से पूरा एक साथ वेक्टर सम जिसको कह रहा है। तो यहाँ पर देखिए, ये देखिए ये m1 है और ये m2 है। तो m1 के कारण m2 पर फोर्स F12 लिखा गया है
और ये यूनिट वेक्टर आर कैप इक्वल आर कैप 12 लिखें, या आर कैप 21 लिखना है तो इसमें माइनस लगाइए, क्योंकि दिशा बदलेगी तो चिन्ह बदल जाएगा। इसी प्रकार से इधर देखते हैं, ये m1 है, ये m3 है, तो फोर्स F13 लिखा गया है, यानी m1 m3 पर बल लगा रहा है, तो F13 है। यहाँ पर देखिए बिंदु द्रव्यमान m1 पर बिंदु द्रव्यमानों m1 m3 और m4 के द्वारा आरोपित कुल गुरुत्वाकर्षण बल। अच्छा, m1 पर सब बल लगा रहे हैं, ये देखिए m2 खींच रहा है इसको, तो F12 लिखा है, यानी बाद में खींचने वाला लिखा गया है। ये खींच रहा है तो बाद में है, जिसको खींच रहा है वो पहले लिखा गया। ये खींच रहा है तो देखिए बाद में है m3, और जिसको खींच रहा है वो पहले है, इस प्रकार। और आर कैप 13 इसको उल्टा करेंगे तो माइनस आर कैप 31 हो जाएगा। इसी प्रकार इसको देखें, m4 खींच रहा है m1 को, तो इसलिए तीर इधर को है, जिसको जो खींचेगा तीर उधर को है। m4 खींच रहा है m1 को, तो तीर इधर को है, तो F14 जो खींच रहा है उसको बाद में लिखेंगे, m4 खींच रहा है तो 4 बाद में। अब ये आर कैप 14 लिखेंगे, अगर इसको लिखना है उल्टा करके तो माइनस साइन लगाएंगे, तब आर कैप 41 लिखेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। तो वही कह रहा है कि बिंदु द्रव्यमान m1 पर बिंदु द्रव्यमान m2 m3 और m4 के द्वारा आरोपित कुल गुरुत्वाकर्षण बल इन द्रव्यमानों द्वारा m1 पर लगाए गए व्यष्टिगत बलों के सदिश योग के बराबर होता है। तो कुल मिलाकर बिंदु द्रव्यमान जो m1 पर बिंदु द्रव्यमानों m1 m3 और m2 m3 और m4 के द्वारा जो कुल बल लगाया गया है, इसको अगर जोड़ दिया जाए तो m1 पर लगाए गए व्यष्टिगत बलों के सदिश योग के बराबर होता है। मतलब अलग अलग जो बल लग रहे हैं वो वेक्टर सम के बराबर होंगे, ये कहने का मतलब। अब देखें नीचे यहाँ पर फार्मूला भी दिया गया है, तो कह रहा है कि m1 पर कुल बल कितना हो जाएगा, तो F1 इक्वल टू वही फार्मूला, तो Gm2 m1 अपान R21 का स्क्वायर, कि दूसरे द्वारा खींचा जा रहा है पहले को, और यहाँ पर 21 का स्क्वायर किया गया, यहाँ पर आर कैप 21 लिखा गया है, प्लस Gm3 m1, तो यहाँ पर 3 पहले है, 3 द्वारा 1 को खींचा जा रहा है, तो R31 का स्क्वायर। अगर हम इसको उल्टा करेंगे तो माइनस हो जाएगा, 13 लिखेंगे, यहाँ पर आर कैप 31 लिखा गया, प्लस Gm4 m1 अपान R41 का स्क्वायर, यहाँ पर आर कैप 41। तो इस प्रकार से हम लोग कैसे लिखते हैं ये बात निकल करके सामने आई। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, चिन्हों का खेल है। चिन्ह उल्टा सीधा होने पर हमारी पूरी क्रिया बदल जाती है। तो क्रिया प्रतिक्रिया का जो न्यूटन का नियम है वही यहाँ लागू होगा, और उसी हिसाब से हम चिन्ह को लगाएंगे। तो इस प्रकार से हमने आज ये चीज़ पढ़ी सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक के बारे में। अब ये क्वेश्चन आ जाता है, तो इस क्वेश्चन की स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यहीं तक।